ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੋਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਖਾਬਰ ਬੇਗ। तमाम दर्शकों को खाबर बेगों ने सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਉਚੇਚੇ ਪਰੋਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਤਾਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਾਹੌਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ महाराजा रणजीत सिंह का दौर से उदों कितनियां ज़ुबानां पंजाब च बोलियां जांदियां सन। इस वाले नाल साडे नाल गलबात करन वास्ते मौजूद ने डॉक्टर फलीहा काज़मी साहबा। डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत शुक्रिया कि तुसीं सानूं टाइम दिता। तो मैं चाहांगा कि क्योंकि तुहाडे कोल भी टाइम थोड़ा है कि सिंपल कि पंजाब के कल्चर ते पंजाब की हिस्टरी ते तुसीं गलबात कर रहे हो, हिस्टरी ते काम भी कर रहे हो। तो जिहड़ा प्री पार्टीशन सी स्पैशली महाराजा रणजीत सिंह का जिहड़ा दौर सी, उस दौर दे विच महाराजा रणजीत सिंह के दौर के कितनियां ज़ुबानां बोलियां जांदियां सन और स्पैशली खास तौर पर जिहड़ा कि असीं समझने कि शेरे पंजाब ने बहुत काम किया हिस्टरी ते और बहुत ज़्यादा काम किया उन्हें अपने तमाम मज़ाहब ते। इस वाले में तुसीं की कहोगे? देखिए जी, मैं तो ये कहूँगी कि पंजाब की अपनी जो एक हुकूमत आई है, या जो समझ ले कि यहाँ के अपने बेटे की जो हुकूमत थी वो रंजीत सिंह के दौर में हुई है। उससे आगे और पीछे जो भी थोड़ी एफ़र्ट हो रही थी, पंजाब के लोग एफ़र्ट कर रहे थे अपने लिए, वो उसको अरूज मिला रंजीत सिंह साहब के दौर में। और उसमें जैसे आप ज़बान की बात करें तो पंजाबी और पर्शियन दो ऐसी ज़बानें थीं कि जो बड़ी पॉपुलर थी। ज़ाहिर है पंजाबी एक घरेलू ज़बान थी, आवाम की ज़बान थी, लेकिन कोर्ट की लैंग्वेज पर्शियन ही थी। और इसी वजह से मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि जो हमारे यहाँ एक मिसकॉन्सेप्शन है ना, कि शायद मुसलमानों को दरबार में वो अहमियत हासिल नहीं थी, तो ये नहीं है। मुसलमानों को रंजीत सिंह के दरबार में भी बड़ी अहमियत हासिल रही है। और उसमें आपको पता है एक ख़ानदान जो बहुत अहम था वो फ़कीर ख़ानदान था, और फ़ॉरेन मिनिस्टर भी अज़ीज़ुद्दीन साहब थे। और जितने ख़त लिखे जाते थे ना दरबार से, वो सारे पर्शियन में लिखे जाते थे। इवन रंजीत सिंह अंग्रेज़ों को भी जो ख़त लिखवाते थे ना, वो फ़ारसी लैंग्वेज में लिखवाया करते थे। तो फ़ारसी की बड़ी अहमियत थी उस ज़माने में, और रंजीत सिंह साहब उसको बहुत रिस्पेक्ट करते थे। और इसी वजह से हम ये देखते हैं कि जितनी भी तारीख़ है उस ज़माने की, वो पर्शियन लैंग्वेज में ही हमारे पास मौजूद है। और उसी के थ्रू फिर मैं बताती चलूँ आपको कि हमारे यहाँ एक जो हमने एक टिपिकल सा एक माइंड सेट बनाया, जिसमें हम भूल गए कि हमने अपने इलाके की तारीख़ को लेकर चलना है। हमने क्योंकि तारीख़ का एज सच किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं होता। तारीख़ और कल्चर ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ज़मीन का हिस्सा होती हैं, इंसान के वजूद का हिस्सा होती हैं। तो बहुत अरसे तक इसको निगलेक्ट किया गया कि हम अपनी तारीख़ को लोगों तक पहुंचा सकें। हमने पिछले कोविड के ज़माने से ये काम शुरू किया कि हमने पंजाब की तारीख़ के ऊपर बहुत सारे इंटरनेशनल वेबिनार किए। और मज़े की बात यह है कि पर्शियन में लिखी गई ये पूरी तारीख़, लेकिन ना ईरानियों को इसके बारे में कुछ पता था, और ना ही पूरे हमारा जो पर्शियन बोलने वाले लोग हैं किसी को नहीं पता था। हमारे ख़ुद पंजाब में कभी इसके ऊपर उस तरह से काम नहीं हो रहा था, इंडिया में नहीं हो रहा था। लेकिन हमने फिर जब ये काम शुरू किया तो अमेरिका से लेके इंग्लैंड, इंडिया, सेंट्रल एशिया और ईरान के लोगों को हमने इसमें ऐड इन किया और उन्हें बताया कि हमारे इलाके की तारीख़ क्या है, कैसी है। तो अब मुझे बड़ी खुशी हुई कि उसके बाद हमने कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे सिख भाई भी शामिल हुए इसके अंदर। और ईरान में अब इसके ऊपर रिसर्च शुरू हो गई है। इवन इंडिया में भी हमारे कुछ स्कॉलर्स ऐसे हैं जिन्होंने प्रॉपरली अब इसके ऊपर काम करना शुरू किया। वरना हम ज़बानी कलामी बातें करते थे कि ये है, वो है, ऐसा था, वैसा था, लेकिन अब प्रॉपरली इसके ऊपर काम शुरू हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, सिख हिस्टरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ हिस्ट्री की कहती है? देखिए, बात ये है कि जो हमारे सिख लोग थे ना, इनमें आप देखें खुद जितने गुरुज हैं,
उनमें से आप अगर गुरु नानक साहब से शुरू करें तो और गुरु गोबिंद सिंह साहब तक हर जितना भी जो भी साहिब इल्म लोग थे ना, वो सब के सब पर्शियन लैंग्वेज से वाकिफ़ थे। आप ग्रंथ साहब को भी अगर खोल लें तो उसमें भी आपको पर्शियन लैंग्वेज मिलती है। अच्छा। फिर हमारे जितने सूफिया थे, जैसे बाबा फरीद से ये बहुत इंस्पायर्ड हैं, तो बाबा फरीद खुद पर्शियन के आलिम फाजिल लोग थे। और ये जितने सूफिया आए भी, ये ज़्यादातर कहीं ना कहीं ग्रेटर ईरान का ही कोई ना कोई पार्ट थे और वहाँ से माइग्रेट करके बरे सगीर में आ रहे थे। तो ये सब लोग इस लैंग्वेज से वाकिफ़ थे और इसकी इल्मी हैसियत से वाकिफ़ थे। इवन जो हमारी पंजाबी की जितनी भी मिस्टिक पोइट्री है ना, इसकी बेसिक आप अगर देखें ना तो पर्शियन मिस्टिक पोइट्री ही है। और इनके कलाम में अगर आप देखें तो आपको हाफिज़ का ज़िक्र ज़रूर मिलेगा, आपको मौलाना रूमी का ज़िक्र ज़रूर मिलेगा। ये सारे कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों से इंस्पायर्ड आपको ना। जामी, आपको पता है जामी बरसगीर में कितने मशहूर हुए, पर्शियन पोइट थे, लेकिन यहाँ पर कितने मारूफ हुए। तो ये जितने भी लोग थे, गुरु गोबिंद सिंह साहब का मैंने जिक्र किया कि ख़ुद उनकी मसनवी जो है वो फ़ारसी ज़बान में लिखी गई है और आज तक हमारे सिख भाई उसी तरह पढ़ रहे होते हैं, अपने एक्सेंट में पढ़ते हैं सही, लेकिन वो उसी तरह पढ़ते हैं उसको। अच्छा, लास्ट मैडम एक क्वेश्चन, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਸੀ ਔਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਅਬੂਰ ਹਾਸਲ ਸੀ। क्या कभी हिस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਪਤਾ चले क्या बाबा गुरु नानक देव जी ने भी कभी ईरान का दौरा किया सी? जी जी बिल्कुल, ये ज़िक्र मौजूद है कि बाबा गुरु नानक साहब ईरान भी गए, इराक़ भी गए, मक्का भी गए और उन्होंने उन्हें उसी तरह रिस्पेक्ट किया। मसलन इराक़ अभी आजकल ये अरबईन के दिन हैं, तो सफ़र का महीना है, तो इमाम हुसैन की उस तक भी गए, रोज़े तक भी गए। जी बिल्कुल। और क्योंकि देखिए जैसे मैं जिक्र कर चुकी हूँ कि जितने भी साहिब इल्म लोग हैं वो अंधी तकलीद किसी की नहीं करते। सही। बाबा गुरु नानक साहब ने खुद एक नया समझ ले कि एक रिलीजन जो है उसको डेवलप किया था। बिल्कुल। तो ये काम कोई आसान काम नहीं होता, ये बड़ा मुश्किल काम है। और आप ऐसे ही नहीं रात को सोएं और सुबह उठें और कह दें कि जी एक नया मज़हब मैं इख्तरा कर रहा हूँ, एक नए मज़हब की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो इसी तरह है कि जब तक आपकी नॉलेज नहीं है, जब तक आप मुख्तलिफ मज़ाहिब को पढ़ते नहीं, समझते नहीं, तो बाबा गुरु नानक साहब ने बाकायदा इन इलाकों में, इन मुल्कों में सफ़र किया। और आपको पता है कि हमेशा से आज भी अगर हम कहीं पे मज़हब, इल्म की बात करते हैं या कल्चर की बात करते हैं तो उसमें ईरान का एक बड़ा रोल हमें नज़र आता है। तो वो पॉसिबल भी नहीं था ना कि आप अगर एक नया मज़हब इख्तरा कर रहे हैं या उसकी ईजाद कर रहे हैं तो आपको दीगर मज़ाहिब के बारे में ना पता हो। और फिर जब आपको दीगर मज़ाहिब के, और सिख मज़हब में एक जो ब्यूटी है ना वो इसका मिस्टिक कल्चर है, तो वो जानने के लिए भी ज़रूरी था कि इन इलाकों की तरफ सफ़र किया जाए। और सफ़र वो कहते हैं ना वसीला ज़फ़र होता है, इससे आप बहुत सीखते हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल बाबा गुरु नानक साहब ने भी ट्रैवल किया था ईरान। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, तुसीं सानूं टाइम दिता, अपने विचार साडे नाल साझे कीते। इस डॉक्टर फलीहा काज़मी साहब है जिन्होंने साडे नाल हिस्ट्री ते और स्पैशली जिहड़ा बाबा गुरु नानक और दीगर जिहड़े गुरु साहिबान से उन्हां दे बारे दस्सिया कि उन्होंने किस तरह पर्शियन ते उन्होंने कितना अबूर हासिल सी और जिहड़ा लिख पढ़त भी करते सन, पर्शियन दे विच करते सन। इहदे नाल ही साडे प्रोग्राम का वेला मुक गया। खबर बेज़ नूं इजाज़त दिओ। अल्लाह हाफिज़।